नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हेमंत भाई को ले आइए स्क्रीन पर, जोड़िए स्क्रीन पर लाइए। स्वागत है हेमंत भाई। डोनाल्ड ट्रंप आज की तारीख में दुनिया का शेख चिल्ली। सुबह सो के उठने से रात के सोने तक सिर्फ और सिर्फ शेखी बघाड़ने वाला एक ऐसा व्यक्ति जिसके पीछे दुनिया का सबसे ताकतवर देश खड़ा है। वो दुनिया के सबसे ताकतवर देश का राष्ट्राध्यक्ष है। वो उस देश का राष्ट्राध्यक्ष है जिसके एक बार कहने पर पूरा पश्चिम कतार में खड़ा हो जाता था। आदेश नहीं देना होता था। अमेरिका अगर किसी पर क्रुद्ध हो जाए, नाराज हो जाए, तो पूरा पश्चिम उससे नाराज हो जाता था। अमेरिका किसी की आलोचना कर दे तो ब्रिटेन से लेके फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, बेल्जियम, स्पेन, इटली, सारे के सारे उसकी आलोचना करने लगते। लेकिन फिर एक दिन आया अमेरिका में जब अमेरिका में एक नारा गूंजा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और उन्होंने शेख चिल्ली को चुना इसके लिए कि शेख चिल्ली आएगा और अमेरिका को दोबारा महान बनाएगा। जबकि उसके आने से पहले अमेरिका महान था। जब ये नारा आया था तो हमारे जैसा एक सामान्य इंसान यही सोचा कि अब क्या महान बनाओगे। 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क है, अब क्या बनाओगे भाई। अमेरिका उठाकर शिफ्ट तो कर नहीं दोगे मंगल पे, शुक्र पे कहीं। लेकिन वो आया क्योंकि हवा बह के भारत से अमेरिका पहुंची थी। वो आया मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के लिए। नौबत ये कर दिया कि आज अमेरिका गिड़गिड़ा रहा है, फरियाद कर रहा है, भीख मांग रहा है, मदद की भीख मांग रहा है। ये कहें तो कोई गलत नहीं कह रहा हूं मैं, ये अतिशयोक्ति अलंकार का यहां पर इस्तेमाल नहीं है। लिटरली डोनाल्ड ट्रंप मदद की भीख मांग रहा है, बस उसका भीख मांगने का तरीका थोड़ा अलग है। होता है ना, कई बार आप देखते होंगे एक आध जो है शीशा बहुत तेज आपकी गाड़ी का खटखटाते हैं, आप नहीं दो तो आपको गरिया के चले जाते हैं, नहीं है, कंगले हो तुम, तुम्हारे पास देने के लिए ही नहीं है। तो भीख मांगने की स्टाइल इसकी अलग है, लेकिन लिटरली भीख मांग रहा है कि आओ मदद करो। दुश्मन, दोस्त तो छोड़ दो आप, दुश्मन देशों से, जो अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन हैं, उनसे भी भीख मांग रहा है। दुनिया दो धुरी में बटी है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय से ही जब खत्म हुआ, उस समय भी जो लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पढ़े हैं, तो मित्र राष्ट्र कौन कहे गए? जो अमेरिका और उसके साथी थे वो सारे मित्र राष्ट्र कहे गए उस समय। तो मित्र, जो अमेरिका के मित्र हैं, वो मित्र भी अब इसको गच्चा दे रहे हैं। वो फरियाद कर रहा है, भाई मदद करो, ये करना, तुमको मदद नहीं कर पाएंगे चाहे इसके लिए कुछ भी हो। इसी बीच ईरान ने एक बड़ा खुलासा कर दिया है। ईरान ने खुलासा किया कि युद्ध में रूस और चीन भी उतर आए हैं और उसको बिल्कुल स्पष्ट सैन्य मदद कर रहे हैं। बिल्कुल इसमें जरा सा भी हिडन नहीं है, खुल करके कहा कि सैन्य मदद। देखिए, मदद कई तरह की होती है। युद्ध काल में सैन्य मदद करना वही स्थिति है जैसे पाकिस्तान को टर्की और अजरबैजान कर रहे थे, चीन कर रहा था। यहां पर खुल करके मदद कर रहे हैं और सैन्य मदद कर रहे हैं। अब मैं एक एक करके आपको सारे तथ्य जितना मैंने बोला है, कुछ भी हवा में नहीं होगा। एक एक तथ्य, एक एक फैक्ट स्टेब्लिश हम करेंगे, यहां पर रखेंगे। और फिर जैसे कि दिन में कम से कम एक दो प्रोग्राम होते हैं जो बाकी कहीं नहीं कोशिश होती, एक एक कड़ी को जोड़ेंगे कि चल क्या रहा है। सबसे पहले एक हेडलाइन लाइए, इस हेडलाइन से शुरू करेंगे, फिर अलग अलग देशों की रिपोर्ट दिखाएंगे आपको। ट्रंप ने मांगा साथ लेकिन कोई तैयार नहीं, होर्मुज पर अमेरिका पड़ा अकेला, दोस्तों ने भी दिया झटका। अब जरा भीतर चलते हैं, वही मित्रों ने, मित्र देशों ने झटका दिया। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुलवाने के लिए अमेरिका एक टीम तैयार करता नजर आ रहा है। हालांकि ये आ रहा है क्या, फेल हो चुका है। अभी चलिए खबर में बढ़ेंगे तो क्लियर होता जाएगा। खबर है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जल्द ही इसे लेकर एक वैश्विक गठबंधन का ऐलान करने वाले हैं, जिसमें शामिल देश स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से जहाजों को निकालने के लिए अपने युद्धपोत भेजेंगे। ये कल्पना लोग के अभी खबरें चल रही हैं। हालांकि अब तक किसी भी देश ने अमेरिका के इस प्लान पर सहमति नहीं जताई है।
वहीं ऑस्ट्रेलिया ने युद्धपोत भेजने से साफ इनकार कर दिया है। ये अपडेट नहीं है, अपडेट आगे बढ़ेंगे तो होता जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। ट्रंप ने प्रभावित देशों से आग्रह किया था कि वे तेल आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण इस संकरे समुद्री मार्ग को सुरक्षित करने के लिए पोत भेजें। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में चीन, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन और अन्य देशों से होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाज भेजने का आग्रह किया था। साथ ही कहा था कि अमेरिका तटरेखा पर बमबारी जारी रखेगा और ईरानी पोतों और नौकाओं को निशाना बनाया जाएगा। आगे चलिए। ये तो सब वैसे एक चिल्ली का प्लान है भी। ऑस्ट्रेलिया ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दोबारा खुलवाने के लिए अपने पोत भेजने से इनकार कर दिया है। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज की कैबिनेट की सदस्य कैथरीन किंग ने एक इंटरव्यू में कहा कि हम स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में अपना जहाज नहीं भेजेंगे। हम जानते हैं कि वह इलाका कितना अहम है, लेकिन न तो हमसे ऐसा करने के लिए कहा गया है और न ही हम इसमें अपना योगदान दे रहे हैं। ये ऑस्ट्रेलिया पहला देश जिसने बिल्कुल साफ मना कर दिया कि हम नहीं इसमें शामिल होंगे, हम नहीं भेजेंगे युद्धपोत। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका कुछ सहयोगियों और कुछ देशों ने अमेरिका के कुछ सहयोगियों और कुछ देशों ने इस अपील को लेकर टाल मटोल का रवैया अपनाया है। अब तक किसी भी देश ने खुलकर ट्रंप की अपील का समर्थन नहीं किया है। ये जब रिपोर्ट आई थी तब तक किसी ने खुल के समर्थन नहीं दिया था, लेकिन जब हम आपको ये खबर दिखा रहे हैं तब तक खुल करके ट्रंप की इस फरियाद को, अपील को खारिज करने वाले देशों की संख्या बहुत हो चुकी है। एक एक करके हम सब दिखा रहे हैं आपको। अगला लाइन है, ऑस्ट्रेलिया देख लिया आपने, ये पढ़ी। अब फ्रांस, ब्रेकिंग। फ्रांस हैज ऑफिशियली रिजेक्टेड ट्रम्प्स रिक्वेस्ट सेइंग इट विल नॉट सेंड वारशिप टू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। फ्रांस ने आधिकारिक रूप से ट्रंप की फरियाद को रिजेक्ट कर दिया, खारिज कर दिया है। चलिए अगला, ये फ्रांस था। ये देखिए करंट रिपोर्ट की दूसरी ब्रेकिंग। यूके हैज ऑफिशियली रिजेक्टेड ट्रम्प्स रिक्वेस्ट एंड विल नॉट सेंड वारशिप टू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यूके ने यानी ब्रिटेन ने, यूनाइटेड किंगडम ने आधिकारिक रूप से ट्रंप की भीख नहीं देने का फैसला किया है, खारिज कर दिया फरियाद को। आगे चलिए अगला, जापान। गिनते जाइएगा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और जापान, चौथा। सारे ये वो मित्र हैं जो युद्ध में कोई भूमिका निभाते हैं, जो मतलब कोई पटाखा बम फोड़ते हैं, बाकी तो कुछ खाली हैं कि पीछे खड़े हैं। ये वो हैं जिनकी कुछ ताकत थी, वो सब खारिज कर दिए। जापान, ताकत आर्थिक रूप से, सामरिक रूप से, हर तरीके से यही ताकतवर देश थे जापान। जापान हैज ऑफिशियली रिजेक्टेड ट्रम्प्स रिक्वेस्ट एंड विल नॉट सेंड नेवल शिप्स टू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। वो भी नेवल शिप नहीं भेजेगा, उसने भी खारिज कर दिया ऑफिशियली। आगे चलिए अगला देखिए, Trump is repeatedly urging China to send naval ships to the Strait of Hormuz, but Beijing has not responded so far. बीजिंग तो रिस्पॉन्ड क्या, बीजिंग तो चुप रहेगा। चाइना से लगातार गुहार लगा रहे हैं ट्रंप कि वो भी अपने नेवल शिप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भेजे, लेकिन बीजिंग इस पर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है, खामोश है। आगे चलिए, हो गया ना, जापान, चीन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया सब। अब देखिए एक दौरा होने वाला है, चीन का दौरा, बड़ा ऐतिहासिक, इसका दुनिया इंतजार कर रही है। ट्रंप का चीन का दौरा होने जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति चीन में कदम रखे, बहुत बड़ी ये वैश्विक घटना है। लेकिन हुआ क्या है, अब ये जब खींचता है आदमी तो पगलाता है, बौखलाता है, तो ये क्या करता है, फिर धमकाना शुरू कर देता है। ट्रंप ने कहा कि अगर बीजिंग होर्मुज जलडमरू मध्य को खोलने में मदद नहीं करता है तो वह चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ अपनी तय समिट में देरी कर सकते हैं। वो तुमसे कौन सा रिक्वेस्ट कर रहा है भाई। अब ये नौबत आ गई कि चीन के राष्ट्रपति से भीख मांग रहे हैं कि खोलने में मदद कर दो भाई साहब, नहीं करोगे तो हम तुमसे मिलने नहीं आएंगे। चलो आगे भैया, अगला आगे चलिए। ये जो है, और देखिए उधर कह रहा है कि हम आएंगे नहीं, यहां पर ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और
जो भी है, चाहे हम लोग की थोड़ी सी समझ, लेकिन 3 दिन पहले मेरे ख्याल से मैं और हेमंत अत्री ही बैठे थे उस कार्यक्रम में। मैंने कहा था कि ट्रंप जिस दिशा में जा रहा है, नाटो के भविष्य पर अब सवाल खड़ा हो जाएगा। ये जिस तरह से मुंह की खाने की स्थिति आ रही है, ट्रंप का साथ दो नहीं तो अंजाम भुगतोगे। डोनाल्ड ट्रंप की नाटो देशों को धमकी, होर्मुज स्ट्रेट पर आना होगा। नाटो के कौन कौन से देश हैं? यही ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, यही सब हैं। सब ने मना कर दिया कि हम नहीं आएंगे। तो कह रहा है कि अगर नहीं आओगे तो नाटो का हाल बुरा होगा। इसमें तो पूरी बात नहीं है, अंजाम भुगतोगे। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी को नहीं बोला। इस खबर के भीतर की बता दूं, कहा है कि नाटो का अंजाम बुरा होगा। हटा दीजिए इस हेडलाइन को। ट्रंप ने कहा कि अगर नहीं आओगे तो नाटो का अंजाम बुरा होगा, यानी नाटो को भंग करने की दिशा में ये धमकी है कि नाटो खत्म कर देंगे। नाटो खत्म कर दोगे तो तुम, बाकियों क्या होगा, वो तुम्हारे बगैर नाटो बना लेंगे, लेकिन तुम्हारा क्या होगा ये सोचो। पूरी दुनिया में जो भी, जो स्ट्रेटेजिक तुम्हारे पास वो है ना, सब बेनिफिट्स हैं, वो सारे खो बैठोगे। स्ट्रेटेजिक हर जगह पर कुछ ना कुछ मोहरे बैठा रखे हैं। अमेरिका की ताकत क्या है, मैं एक लाइन बस लूंगा। अमेरिका की ताकत है कि दुनिया भर में सामरिक अड्डे, जो बहुत महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं, वो किसी का बेस हो, फ्रांस का हो, ब्रिटेन का हो, वो सारे बेसेज को ये एक्सप्लोर कर सकता है, उसका इस्तेमाल कर सकता है। यही तो ताकत है। ये ताकत चली गई, बहुत मतलब माइन्यूटली आप इस विषय में जाइए, ये ताकत चली गई तो खत्म। अब मैं चलता हूं, अगले पार्ट पे आऊंगा। रूस और चीन कैसे खुल करके अब साथ दे रहे हैं ईरान का, उस पर। लेकिन पहला ये ज्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा है। हेमंत भाई एक हम लोग के साथी हैं, अनिल जैन, बड़े चुनिंदा शब्द लिखते हैं वो। उन्होंने 2 दिन पहले लिखा, ट्रंप के लिए खप्तुल हवास हो गया है। अब ये खप्तुल हवास, खप्तुल हवास बहुत मतलब बहुत कम इस्तेमाल होता है सब, लेकिन खप्तुल हवास का अर्थ होता है मानसिक रूप से विक्षिप्त, मतलब बौखला जाना, पगला जाना। तो एक ही शब्द में अगर जितने मेंटल डिजास्टर हैं, अगर उन सबको आप एक साथ इकट्ठा कर दो और एक शब्द तलाशोगे तो शब्द होता है खप्तुल हवास। क्या वाकई यही स्थिति आ गई है? आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए ये शब्द बड़ा रेयरेस्ट ऑफ रेयर है, और अनिल भाई इस तरह के शब्द लाने के लिए मशहूर है अपनी बिरादरी के बीच में। मेरे तो साथी रहे हैं, भाई रहे, हमने इकट्ठे काम किए हैं। लेकिन इस पूरे को उन्होंने लिख दिया, इसको एक्सप्लेन करना अब हमारा काम। हम्म, उन्होंने लिखा तो ये बताना तो हम्म, पड़ेगा ना दुनिया को, दर्शक साथियों को, कि इसका है क्या। ट्रम्प अपने आप में एक बहुत ही दुर्दांत प्रतिभा है, ये मैं और आप पिछले 20 जनवरी से करें, कोई आज से नहीं करे। हम्म, वो भला आदमी 28 फरवरी की रात को अटैक करता है, और हम्म, 1 मार्च को सुबह क्या कहता है कि ईरान फिनिश हो गया, ईरान फिनिश हो गया। हम्म, उसके बाद वो ऐसे 11 बयान दे चुका है। आज 17वां दिन है लड़ाई का, और उन 11 बयानों का लब्बलुआ बताता हूं आपको क्या है। ईरान की नौसेना खत्म होगी, ईरान के 45 पोत डुबो दिए, ईरान की सेना खत्म होगी, ईरान की वायुसेना खत्म होगी, ईरान की एयर डिफेंस प्रणाली हमने नष्ट कर दी। ठीक। पिछले साल जून में उसने पूरी परमाणु जितनी भी उनकी कैपेसिटी थी, कैपेबिलिटी थी, वो सारी सुविधाएं खत्म कर दी थी। और युद्ध के 17वें दिन ये सब कहते हुए फिर कहता है कि मेरी मदद करो। भाई, जब मेरी और आपकी लड़ाई हुई और आपका सब कुछ मैंने तबाह कर दिया, फिर मेरी मदद की क्या जरूरत है, ये समझना पड़ेगा। इसलिए वो आपका जो शब्द है, वो अनिल भाई ने जो कहा है, वो बिल्कुल समसामयिक है कि बताइए क्या हो रहा है। युद्ध के जो फैसले होते हैं ना आशीष भाई, वो करते हैं फौज के जनरल्स, इंटेलिजेंस के लोग, डिप्लोमेसी के लोग। उन सब का एक ग्रुप बैठ करके मिलके तय करता है कि इस युद्ध के हमारे स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स ये हैं, ये हमारे गोल्स हैं, इनको ऐसे अचीव करेंगे, हम ऐसे जाएंगे, ये हमारी प्लान ए है, ये बी है, ये सी। ट्रंप के युद्ध का फैसला किसने किया पता है ना आपको? एक तो उसके दामाद ने, जो विशुद्ध व्यापारी है, एक उसका विटकॉफ, और एक नमूना और खुद सरेआम कह रहा है खुद ही कि बोले इन 3 लोगों ने मुझे बताया कि ईरान हम पे अटैक कर सकता है। कहां पे? ईरान तो अमेरिका तक पहुंच ही नहीं सकता, सच बात है। तो ईरान कहां पे अटैक करेगा? क्या उसने कभी आज तक अटैक किया है? जवाब है ना। चूंकि एक सर्कस क्रिएट करना था एप्स्टीन के काले कारनामों को छुपाने के लिए, इसलिए ये भाई युद्ध में उतरा है। ठीक।
उसके बाद अब जो डैमेज हो रहा है वो अनबियरेबल है। और सबसे बड़ा डैमेज क्या है कि अमेरिका के अंदर आपको पता है अक्टूबर नवंबर में चुनाव है सीनेट का, और तेल के दाम भाई साहब 25% बढ़ चुके हैं, 25%। परसों क्या कह रहा था ये कि तेल के दाम बढ़ने में हमें बड़ा लाभ होता है अमेरिका को, हम दुनिया के सबसे बड़े रिफाइनर। फिर बड़ा बढ़ गया तो उठा ले फायदा, फिर क्या है, कर राष्ट्र के नाम संबोधन। अगर 25% का आनंद तो जैसे अपने मोदी जी नहीं करते, वैसे ही तू भी राष्ट्र के नाम रात को 8 बजे कर दे काम, मेरे प्यारे देशवासियों। सवाल वो नहीं आशीष भाई, ये जितने संघीय राष्ट्राध्यक्ष हैं ये दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है। आज की तारीख में जो आपने ये पूरी स्टोरी चलाई है ना, कभी इसको आंख बंद करके सोचिएगा इसने क्या कर दिया। इसने हमेशा के लिए, जब से ये आदमी इस बार आया सेकंड टर्म में, हमेशा के लिए जो अमेरिका की दादागिरी थी, जो उसकी विश्वसनीयता थी, हमेशा हमेशा के लिए खो दिया उसको। शत्रु तो उसमें भरोसा कभी वैसे ही नहीं करते थे, कौन दोस्त उस पर भरोसा करेगा मुझे ये बता दीजिए। कभी कहता ग्रीनलैंड को मिला लूंगा, कहा नहीं कहा। कभी कहता उसको कनाडा को 51वां स्टेट बना लूंगा। ब्रिटेन कहता है हम 2 एयरक्राफ्ट कैरियर भेजने की विचार कर रहे हैं, कहता है कोई जरूरत नहीं, हमें लड़ाई जीतनी। जो सबसे पुराना एलआई है वो कह रहा है कि हम विचार कर रहे हैं 2 एयरक्राफ्ट कैरियर भेजने पे, उसको कहता है थैंक यू हम जीत चुके, तुम्हें भी देख लेंगे बाद में। अब छोटे छोटे देशों कह रहा है कि तुम सारे आके हारमूज खुलवा दो। तो इसलिए अनिल भाई ने जो कहा वो शब्द, उसका मतलब तो मुझे नहीं पता, उसकी एक्सप्लेनेशन ये कि ये आदमी, जब आपको पहले दिन से जो बात कहता हूं कि मर्क्यूरियल कैरेक्टर है, मर्क्यूरियल कैरेक्टर का मतलब ये होता है अस्थिर चित्त का व्यक्ति, जिसको यही नहीं पता कि वो कह क्या रहा है और कर क्या रहा है। इसके जितने भी पुराने शब्द आप देखोगे, जो भी इसने अब तक कहा है, पहले क्या गुहार लगाई, मदद करो, ईरान नहीं संभल रहा। जब कोई नहीं आया तो फिर धमकी देने चल पड़ा, याद रखूंगा, देख लूंगा। अमेरिका से पर अमेरिका ने जो हमला किया ईरान पर, उससे पहले किसी से पूछा था आपने? किससे राय ली थी? किसी से हाँ करवाई थी? जब नहीं ली, आप दुनिया के दादा हो तो करो दादागिरी, जाओ फिर। अब उनको धमकियां क्यों दे रहे हो? भुगतो। जब पूरी दुनिया बदल गई, अमेरिका के दिन ये लदवा के जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। जिस रास्ते पे ईरान निकल चुका है ना, उसको हल्का मत समझिएगा आप कभी भी। उसने बहुत खतरनाक चाल चल दी है, मैंने आपको पहले भी कहा था। परमाणु से बड़ी मार कर चुका है वो अमेरिका के ऊपर। जिस तरीके से उसने जो ये कहा ना ईरान ने कि जो अपने अपने चाइनीज करेंसी में जो जहाज वो तेल लेकर के जा रहे हैं, उनको नहीं रोका जाएगा हॉर्मुज में। आप समझ लीजिए इसका मतलब क्या है। पूरा पेट्रो डॉलर ध्वस्त। दादागिरी किस बात की आपकी? डॉलर की तो है। डॉलर ध्वस्त तो फिर आपके पल्ले क्या बचा है? और अब जो उसने आज लेटेस्ट बात कही है, अभी तक ये सारी चीजें कंजक्चर्स थी कि रशिया हमारी मदद कर रहा है, चीन हमारी मदद कर रहा है। आज बागची ने ओपनली आकर के क्यों कहा है? उसको पता है कि ट्रंप फंस गया है, वीक फुटिंग पे है। आप मुझे बताइए, कह रहा है कि मैं चीन की यात्रा को रद्द कर सकता हूं। तुझे कार्ड देने कौन आया था भाई साहब? कौन बुलाने आया था? चाइना ने तो कभी नहीं कहा कि जी आप आ जाओ, आपके बिना हमारा काम नहीं चल रहा। खुद ही जा रहा था 3 दिन के लिए, रेयर था मटेरियल से लेकर के, टैरिफ से लेकर के। चाइना ने तो इसके मुंह में उंगली घुमा के दिखाई ना पूरी दुनिया को कि ये है ही कुछ नहीं। जिसने इससे आंखों में आंख डाल के बात की, चाहे चाइना था चाहे रशिया था, उनका क्या बिगाड़ पाया? वो तो सारे मौज में है। और जो जो इसकी चमचागिरी कर रहे हैं, उनकी हालत देख लो आप, भारत को देख लो। भारत इस युद्ध में आशीष भाई सबसे बड़ा अगर किसी को नुकसान हुआ है तो भारत को हुआ है, सबसे बड़ा नुकसान। वो क्या? जो ईरान आपका सदियों से, मोदी जी के शब्दों में कहूं तो जब से इतिहास है तब से हमारा दोस्त था, उसको छोड़कर के आप इजराइल क्या लेने गए थे? बताइए आप मुझे। जिस ट्रंप के पीछे आप घूम रहे हो हाथ जोड़ते हुए, माफ कीजिएगा, उसने आपका सारा तेल बंद करवाया ईरान से, उसने तेल बंद करवाया रूस से। रूस आपको $50 पर बैरल तेल दे रहा था, आज आप गिड़गिड़ा के वही तेल $100 ले रहे हो। 100। और चाइना, चाइना को आज भी 50 मिल रहा है, चाइना को आज भी 50 मिल रहा है। ईरान ने सदा आपको सस्ता तेल दिया, उधार पे दिया, जैसे आपने कहा वैसे दिया। इजराइल से क्या ले लोगे? पेगासस। तुम्हारी सत्ता तो चल जाएगी, इस देश का क्या होगा? इस देश की अर्थव्यवस्था का क्या होगा? इस देश के आम आदमी का क्या होगा? आपको पता है इस युद्ध से महंगाई की क्या स्थिति होने वाली है हमारे यहाँ? आपका जो आयात बिल है उसकी क्या स्थिति होने वाली है? रुपए की कीमत की क्या स्थिति होने वाली है? सहज कल्पना कीजिए। इसलिए मैं कहता हूं कि इस तरह के जो सबकी कैरेक्टर्स हैं, चाहे वो कोई भी है, और सारे का सारा गैंग एप्स्टीन गैंग है। एप्स्टीन मरने के बाद जो उसने जिंदगी में अपने जीवन काल में जो गंध बचाई वो तो एक पाशविक था। उसके जाने के बाद जो कुछ हो रहा आशीष भाई उसके नाम पे, वो देखिए आप।
इजराइल ब्लैकमेल कर रहा है ओपनली अमेरिका को, और भी कई उसके चाहने वाले जो जाके आए थे वो भी ब्लैकमेल हो रहे हैं बढ़िया से। सैकड़ों बच्चियों के स्कूल पे हमला कर देते हो आप, ठीक। 168 बच्चियां मार दी गई, क्या कसूर था उनका? जिस तरीके से आपकी लड़ाई है ना, खामनेई से लड़ाई थी, लड़ देते। आम आदमी को, इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर रहे हो, कहां पहुंचाएंगे? पूरा मिडिल ईस्ट नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आर्थिक तौर पर आपको पता है 17वां दिन है लड़ाई का, 200 बिलियन का नुकसान हो चुका है, जो मैंने पिछले प्रोग्राम में आपको ब्रेकअप भी दिया था। 200 बिलियन का नुकसान मिडिल ईस्ट को हो चुका है। वो तो तेल बेच के अपना पूरा कर लेंगे, उनकी तो कोई बात नहीं। बाकी दुनिया का क्या हाल होगा भाई साहब? यहाँ पे ग्लोबल साउथ के भी देश हैं, गरीब देश भी हैं, तमाम तरह के लोग हैं। और जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में अनस्टेबिलिटी आई है, अस्थिरता आई है, उसका क्या? ट्रंप के साथ केवल और केवल कोई सिरफराई जा सकता है आज की तारीख में। सारे एलाइज ने, नाटो ने दिखा दिया सारा, ब्रिटेन ने दिखा दिया, ऑस्ट्रेलिया ने दिखा दिया, स्पेन ने दिखा दिया, कनाडा ने दिखा दिया, और कौन चाहिए आपको? कौन बचा? पूछ हिलाने वाले कितने बचे? बता दीजिए एक बार। क्या क्या करें? 2 दिन पहले कि मोदी ने बात की और हरमुज खुल 11 भारतीय जा जाएंगे, निकाल लो ना। वो 2 आए थे, उसके बाद कोई निकला हो तो बता दो। बस कुछ भी यार, ऐसे लंपट बिठा रखे हैं आपने, ये पोमेरियंस। मतलब इजराइल गए हुए, आप सोचिए यार, वार रिपोर्टिंग हमने भी की है, दुनिया भर के धक्के खाए। बंकर में घुस के एआई के वीडियो चला के बोला ये लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं वहां से इजराइल। यार जिस देश का प्रधानमंत्री बंकर से बाहर नहीं आ रहा, तुम वहां क्या ही रिपोर्टिंग करोगे? सायरनों की आवाज सुना रहे, सायरन की आवाज बाहर भी आ रही है, अंदर भी आ रही है। ये आपके मीडिया की हालत है। पूरे देश के अंदर मूर्खता का अमृतकाल, अनंत अमृतकाल है। किसी को कोई समझ नहीं है इस पूरी लड़ाई का। अगर कोई सिंगल लार्जेस्ट लूजर है तो वो ईरान तो देखो है, ऑब्वियसली वो हमले पे है, सारी बात है। लेकिन जो पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर उसने अमेरिका की दादागिरी हमेशा के लिए खत्म की है। फिर एक लाइन कह रहा हूं आपको, अगर वहां पर 30 में से 10 एयर बेसिस या बाकी बेसिस अगर वहां से खाली पड़ने करने पड़ जाए अमेरिका को, तो कौन जीतेगा? और आपको लगता है कि कोई भी समझदार देश अब इस परिस्थिति के बाद अपने बेसिस वहां रखना चाहेगा? अमेरिका को कहेगा भाई अपना झोला झंडा उठाओ, देख ली तुम्हारी, तुम जाओ इसराइल को बचाओ, हम अपना आप देख लेंगे। शिया सुन्नी दोबारा से इकट्ठे होने लगे जिसपे ये खेलते थे। तो इसराइल की एक महत्वाकांक्षा, आप देखिए ट्रंप को यहां जा रखा है और भाई लेबनान की जमीन को वो कर रहा है, कब्जा कर रहा है, खुद लेबनान में लगा हुआ है, ग्राउंड सोल्जर्स भेज दिए वहां पे, और पुतिन को यहाँ अपने क्या ने इसको ट्रंप को यहाँ लठम लठा करने के लिए भेज दिया। देखिए क्या गजब, रिमोट उसके पास है। वो कभी एयरफोर्स 1 में बोलता है, कभी ओवल ऑफिस में बोलता है, कभी मारे लोगों में बोलता है, कभी ये बोलता है, कभी वो बोलता है, पता उसको कुछ है ही नहीं। जब सेना खत्म, वायुसेना खत्म, नौसेना खत्म, एयर डिफेंस खत्म, परमाणु फैसिलिटी खत्म, फिर किस चीज की मदद की जरूरत चाहिए? तो बता दो मुझे, किस चीज के लिए? कोई है जवाब? पूरी अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट उपहास का पात्र है आशीष भाई, कि यार ये किस तरह के लोग हैं। ऐसी लड़ाई तो कोई अनाड़ी भी नहीं लड़ेगा। जो गली गली के अंदर ये होते हैं ना लफंडर जितने भी, ऐसी लड़ाई तो वो भी नहीं लड़ता भाई साहब। मैं आपके ऊपर हमला करने आऊंगा 4 बार सोचूंगा कि कहां से क्या करना है, क्या प्लान ए है, बी है, भागना कैसे पड़ेगा, क्या, कुछ भी नहीं। ईरान सिर पे कफन बांध के लड़ रहा है अस्तित्व की लड़ाई। आपके लिए थी चॉइस की लड़ाई, आपने वो चॉइस चुनी तो आप भुगतिए। ईरान तो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, उसने कुछ जीतना नहीं, उसने दुनिया को यह दिखाना है कि तुम्हारी दादागिरी फिजूल है। आप सोचिए वियतनाम ने आज 60 करोड़ रुपए की राहत सामग्री भेजी वहां पे, सॉलिडरिटी दिखाई, 60 करोड़ रुपए की पूरा जहाज भेजा है, ठीक। तो नए नए समीप वियतनाम का सिंबॉलिक अर्थ बहुत है अमेरिका के साथ, बहुत है वो सिंबॉलिक वियतनाम है। जेल करता है, जेल करता है। जो स्थिति आज ईरान की है वही स्थिति तब वियतनाम की थी। वियतनाम की। घुटने रगड़वा दिए थे आशीष भाई, घुटने रगड़वा दिए थे। इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।